हाय एवरीवन, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। क्लास 11th बायोलॉजी का ये चैप्टर है, बॉटनी का। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। बहुत आसान भाषा में मैं पढ़ाऊँगा, बिल्कुल समझ में आएगा। एवरेज से बिलो एवरेज स्टूडेंट भी कैसे आराम से समझ सकते हैं, एक बार में ही कैसे टॉपिक उनका आ जाएगा, वो सब चीज़ ध्यान में रख करके मैं पढ़ाऊँगा। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बच्चों को कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं ओडिशा से बिलोंग करता हूँ और मेरा नेटिव लैंग्वेज ओडिया है। तो ज़्यादातर मैं ओडिया भाषा में बातचीत करता हूँ और मैं ओडिया में पढ़ाता भी हूँ। चैनल भी है मेरा ओडिया में, साइओम नीट क्लासेस ओडिया करके। वहाँ पे मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं अपना किस्मत हिंदी में भी आजमाना चाहता हूँ, इसलिए आप सब लोगों का सपोर्ट चाहिए। वहाँ पे बहुत प्यार मिला मेरे को मेरा ओडिया चैनल में, और लगभग 75 से 80 वीडियो तक मैं अपलोड कर चुका हूँ अभी तक। वहाँ पे जाके आप लोग विजिट कर सकते हैं। और मैं हिंदी में पढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ मेरा बहुत स्लो है। ठीक है, पढ़ाने का रीज़न हो गया मेरा ये। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बच्चों को, तो ड्यूरिंग लेक्चर अगर मेरा लैंग्वेज में कुछ मिस्टेक हो जाए तो भूल चूक माफ, पहले से ही मैं बोल देता हूँ क्योंकि मेरा नेटिव लैंग्वेज ओडिया है। ऑफलाइन में पढ़ा चुका हूँ 1-1.5 साल, 1-2 बैच में पढ़ाया हूँ हिंदी में, लेकिन ऑफलाइन और ऑनलाइन में अंतर होता है। ऑफलाइन में तो चल जाता है, लेकिन ऑनलाइन में लैंग्वेज आपका अच्छा होना चाहिए, जो कि मेरा नहीं है। बहुत अच्छा मेरा लैंग्वेज हिंदी नहीं है, बहुत शुद्ध, बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन पढ़ाने के लिए जितना भी आना चाहिए लैंग्वेज उतना मेरे को आ जाता है। समझ गए? और कंटेंट मैं बहुत अच्छा प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, बहुत आसान भाषा में, बहुत आसानी से आप लोग कैसे समझ पाएंगे हर एक टॉपिक। बायोलॉजी और केमिस्ट्री में यहाँ पे पढ़ाऊँगा। हो गया? तो इतना ही बोल करके मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। हफ्ते में 4 लेक्चर आएगा, सैटरडे संडे मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँगा। समझ गए? तो ठीक है। माई सेल्फ दीति कृष्ण गिरी और मैं ओडिशा से बिलोंग करता हूँ। हो गया? इतना ही बोल करके मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो एनसीईआरटी का जो फर्स्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर का, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का, उस फर्स्ट पैराग्राफ को आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो एनसीईआरटी बोलता है पहला पैराग्राफ में, व्हेन वी लुक अराउंड वी सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हम लोग जब भी हम लोगों के सराउंडिंग पे नज़र घुमाते हैं या आसपास देखते हैं, अपना चारों तरफ देखते हैं, तो बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। समझ गए? मैं रिपीट करता हूं, हम लोग जब भी अपने चारों तरफ देखते हैं, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स को देखते हैं। तो एनसीईआरटी यहां पे पूछने की कोशिश की है, व्हाट इज इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। बेसिकली ये पूछने की कोशिश की है कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में अंतर क्या है। क्या ऐसी चीज है जो लिविंग में प्रेजेंट है और क्या ऐसी चीज है जो कि नॉन लिविंग में एब्सेंट है लेकिन लिविंग में प्रेजेंट है, और जिस वजह से लिविंग थिंग्स लिविंग स्टेट में भी रह पाता है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। व्हाट इज इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। क्या ऐसी चीज है जो ऑर्गेनिज्म को लिविंग, जिंदा रखता है, लिविंग स्टेट में रखता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज इट
दैट एन इनएनिमेट थिंग डज नॉट हैव व्हिच ए लिविंग थिंग हैज। इनएनिमेट मतलब निर्जीव वस्तु, मुर्दा, समझ गए? मुर्दा तो नहीं बोलेंगे, इनएनिमेट मतलब जिंदा नहीं है, समझ गए? और लिविंग थिंग हैज मतलब व्हाट इज इट दैट एन इनएनिमेट थिंग डज नॉट हैव। क्या ऐसी चीज है जो कि लिविंग थिंग्स में है और नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं है? इनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग। तो एनसीईआरटी पहला पैराग्राफ में 2 क्वेश्चन पूछा है। क्या ऐसी चीज है जो कि लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट होता है और नॉन लिविंग थिंग्स में एब्सेंट होता है? और क्या पूछा है, क्या ऐसी चीज है जो कि लिविंग थिंग्स को लिविंग स्टेट में रखता है, जीवित अवस्था में रखता है, लिविंग कंडीशन में रखता है? तो ये दोनों चीज का आंसर है, दोनों क्वेश्चन का आंसर है सेल। समझ गए? अगर क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, क्या ऐसी चीज है जो लिविंग थिंग्स को लिविंग स्टेट में रखता है, तो उसका आंसर है सेल। क्या ऐसी चीज है जो लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट रहता है और नॉन लिविंग थिंग्स में एब्सेंट रहता है, उसका आंसर भी है सेल। समझ गए? देखो ये 2 क्वेश्चन को मैं डायग्रामेटिक फॉर्म में समझाने की आप लोगों को कोशिश किया। हाँ ठीक है, देखो ये लिविंग थिंग्स है और ये नॉन लिविंग थिंग्स है जो कि हम लोगों के सराउंडिंग में प्रेजेंट है। समझ गए? बोथ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट रहते हैं। तो एनसीईआरटी पूछा है क्या ऐसी चीज है जो लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट है, प्लस एंटी मतलब प्रेजेंट, माइनस एंटी मतलब एब्सेंट। समझ गए? क्या ऐसी चीज है जो कि लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट रहता है और नॉन लिविंग थिंग्स में एब्सेंट रहता है? तो उसका आंसर क्या है? सेल। समझ गए? और क्या है? और दूसरा क्वेश्चन था कि क्या ऐसी चीज जो लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट है जिसकी वजह से लिविंग थिंग्स लिविंग स्टेट में रह पाता है, जिंदा अवस्था में रह पाता है, लिविंग कंडीशन में रह पाता है, जीवित अवस्था में रह पाता है? तो उसका भी आंसर है सेल। पहले भी हम लोग ये 2 क्वेश्चन समझ लिए हैं। समझ गए? तो सेल को एनसीईआरटी के फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। सेल जो कि हर एक लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट है और हर एक नॉन लिविंग थिंग्स में एब्सेंट है, उस सेल को क्या बोला जाता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों बोला जाता है? बच्चे लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला जाता है, सेल को ही क्यों बोला जाता है? तो उसका रीजन है इट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग थिंग्स। इट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग थिंग्स। हर एक लिविंग थिंग्स में, जितना भी लिविंग थिंग्स है दुनिया में, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है इस दुनिया में, हर एक लिविंग थिंग्स के पास सेल प्रेजेंट होता है। सेल देखने ही मिलते हैं। समझ गए? हर एक जिंदा चीज के पास सेल होता ही होता है। इसीलिए विदाउट एनी एक्सेप्शन, कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है। कोई भी चीज लिविंग है मतलब उसके पास सेल तो प्रेजेंट होगा ही होगा। समझ गए? इसीलिए सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। समझ गए रीजन क्या है सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोलने का? क्योंकि सेल हर एक जिंदा चीज में, हर एक लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट होता है। समझ गए? हर एक लिविंग थिंग्स में सेल पाया जाता है, इसीलिए सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स बोला जाता है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। और 1-2 चीज बोलने की कोशिश की है एनसीईआरटी पहले पैराग्राफ में। ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ सिंगल सेल, उसको बोला जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और जो ऑर्गेनिजम्स मल्टीपल सेल्स से बने होते हैं उनको बोला जाता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मतलब ऑर्गेनिजम्स 2 तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक ही सेल में बने होते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मल्टीपल सेल्स मतलब एक से ज़्यादा बहुत सारे सेल्स से मिलकर के
बने होते हैं। समझ गए? तो ऑर्गेनिजम्स दो तरह की होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ सिंगल सेल्स, जो भी ऑर्गेनिजम्स एक ही सेल से बने होते हैं उन सब ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और जो भी ऑर्गेनिजम्स मल्टीपल सेल्स से, मतलब बहुत सारे सेल्स से, एक से ज़्यादा सेल्स से मिलकर के बने होते हैं, उन सब ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। समझ गए? पहला पैराग्राफ में इतना ही बताने की कोशिश की है। समझ गए? हम लोग छोटे छोटे लेक्चर में पढ़ेंगे और कम कम टॉपिक उठाएंगे। समझ गए? हाँ, तो मैं रिपीट करता हूं, एनसीईआरटी फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला है? हम लोग जब भी अपना चारों तरफ देखते हैं, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स को देखते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स में अंतर क्या है वो बताने की कोशिश की है पहला पैराग्राफ में। तो देखिए, लिविंग थिंग्स भी प्रेजेंट रहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी प्रेजेंट रहते हैं अपना चारों तरफ। तो क्या ऐसी चीज है जो कि लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट है और नॉन लिविंग थिंग्स में एब्सेंट है? तो उसका आंसर है सेल। और क्या ऐसी चीज है जो कि लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट है जिसकी वजह से लिविंग थिंग्स लिविंग स्टेट में रह पाता है? तो उसका भी आंसर है सेल। और सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि सेल हर एक लिविंग थिंग्स में पाया जाता है। इतना ही समझना है हम लोगों को पहला पैराग्राफ में। व्हाट इज इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग? उसका आंसर है सेल। व्हाट इज इट दैट एन इनएनिमेट थिंग डज नॉट हैव व्हिच ए लिविंग थिंग हैज? इनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। समझ गए? तो उसका भी आंसर है सेल। और ऑर्गेनिजम्स दो तरह की होते हैं, क्या क्या? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक ही सेल होता है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक से ज्यादा सेल होते हैं, मतलब मल्टीपल सेल्स होते हैं। समझ गए? तो पहला पैराग्राफ हो गया हम लोगों का कंप्लीट। अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े हैं उन सबको बेस करके मैं ये 3 क्वेश्चन दिया हूं, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ये तीनों क्वेश्चन आप लोग पहले वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए, उसके बाद मैं सॉल्व कर दूंगा। वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करिए। हो गया? देखिए, पहला क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स बताना है। ट्रू है कि फॉल्स है स्टेटमेंट, है ना? एनीथिंग फॉर लिविंग कंसिडरेशन मिनिमम रिक्वायरमेंट इज ए सिंगल सेल। इसका मतलब है कोई भी थिंग्स को, कोई भी चीज को हम लोग लिविंग कंसिडर करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? सिंगल सेल। समझ गए? मतलब कोई भी चीज को हम लोग लिविंग तब तक नहीं बोल पाएंगे जब तक उसके पास सेल नहीं है। समझ गए? तो स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। यहां पे मैं बता चुका हूं कि सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है क्योंकि ये हर एक जिंदा चीज में मिलता है। और कोई भी चीज को हम लोग तब तक लिविंग नहीं कंसिडर करेंगे, नहीं बोल पाएंगे जब तक उसके पास सेल नहीं मिल जाता। समझ गए? सेल मिलेगा तभी हम लोग उस चीज को क्या बोलेंगे? लिविंग कंसिडर करेंगे। समझ गए? सेकंड क्वेश्चन, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अगर हम लोग जानते हैं सेल में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनेली होते हैं। समझ गए? क्या क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम। समझ गए? तो बहुत सारे ऑर्गेनेली होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। ये सारे कंपोनेंट का महत्व रहता है सेल को जिंदा रखने के लिए। हर एक कंपोनेंट कोई ना कोई फंक्शन करते हैं और उन सब कंपोनेंट का फंक्शन मिल करके सेल को जिंदा रखने में मदद करते हैं। इसीलिए अगर सेल में जितना भी कंपोनेंट मिलते हैं, जितना भी ऑर्गेनेली मिलते हैं, उन सब ऑर्गेनेली में से अगर कोई सा भी ऑर्गेनेली को हम माइनस कर देंगे, इस सिंगल कंपोनेंट, इस सिंगल ऑर्गेनेली को भी अगर हम माइनस कर देंगे,
एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल में से ये क्या है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल। समझ गए, ये क्या है, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल है। यहां पे सारे ऑर्गेनेली प्रेजेंट है जितना भी होना चाहिए। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल में से अगर हम माइनस कर देंगे एनी ऑर्गेनेली या एनी कंपोनेंट, तो जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर रहेगा सेल का, यहां पे देखो, जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर रहेगा सेल का, दिखाई दे रहा है ना, हाँ, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल में जितना भी ऑर्गेनेली प्रेजेंट होना चाहिए वो सब है, क्योंकि ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल में से अगर आप कोई सा भी कंपोनेंट को माइनस कर देंगे, इस सिंगल कंपोनेंट को भी अगर आप माइनस कर देंगे, तो ये जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल रहेगा ये कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। जिंदा नहीं रह पाएगा। समझ गए, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल में से अगर कोई सा भी कंपोनेंट को अगर हम रिमूव कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर रहेगा सेल का वो कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएगा, इंडिपेंडेंट लिविंग शो नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या है, हर एक कंपोनेंट का फंक्शन सेल को जिंदा रखने के लिए क्या होता है, मदद करता है। हर एक ऑर्गेनेली की जरूरत है सेल को जिंदा रखने के लिए। और यहां से हम लोग और एक बात समझ सकते हैं, हर एक ऑर्गेनेली का, हर एक कंपोनेंट का फंक्शन आपस में इंटरलिंक्ड होता है। गोल्गी बॉडी का फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के साथ, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन और कोई कंपोनेंट के साथ, राइबोसोम के साथ, मतलब हर एक का फंक्शन, हर एक कंपोनेंट का फंक्शन आपस में क्या होता है, इंटरलिंक्ड होता है। इसलिए अगर कोई सा भी कंपोनेंट को हम माइनस कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो पूरा सेल में क्या आ जाता है, डिस्टरबेंस आ जाता है, जिसकी वजह से सेल जिंदा नहीं रह पाता है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो अगर हम यहां पे अभी ये क्वेश्चन रीड करें, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट आंसर इंडिपेंडेंट लिविंग, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। इसका मतलब क्या है, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल में से अगर हम कोई भी कंपोनेंट को या कोई भी ऑर्गेनेली को माइनस कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो वो रिमेनिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल जिंदा रह नहीं पाएगा। तो ये क्या है, ट्रू है। समझ गए। पहला क्वेश्चन में हम लोग क्या सीखे, एनीथिंग फॉर लिविंग कंसिडरेशन मिनिमम रिक्वायरमेंट इज ए सिंगल सेल। हाँ, कोई भी चीज को लिविंग कंसिडर करने के लिए उसके पास मिनिमम क्या होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, सेल है। स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। समझ गए। और उस सेल में से कोई सा भी कंपोनेंट को अगर हम रिमूव कर देंगे तो सेल जिंदा नहीं रह पाएगा। ये भी क्या है, ट्रू है। ये क्या हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर के बने होते हैं, सेल, कंपोज्ड ऑफ सेल। ये क्या है, ट्रू है, क्योंकि हम लोग पहले ही देख चुके हैं हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास क्या होता है, सेल होता है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। और कोई भी चीज को हम लिविंग तब तक कंसीडर नहीं कर सकते जब तक उसके पास सेल ना मिल जाए। समझ गए, सेल मिलेगा तभी हम उसको क्या बोलेंगे, लिविंग कंसीडर करेंगे। समझ गए। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल, हर एक जिंदा चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर के बने होते हैं। तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। समझ गए। तो ये क्या हो गया हम लोगों का फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में जितना भी
स्टेटमेंट था, जितना भी बताने का ज़रूरत था मैं बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में छोटा छोटा लेक्चर करके हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज ए सेल, नेक्स्ट पैराग्राफ, एनसीईआरटी के नेक्स्ट पैराग्राफ। समझ गए? तो अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर और मेरा समझाने का तरीका पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा जो भी लेक्चर देखेंगे। मेरा रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि मैं कंटिन्यू करूं या ना करूं, आप लोग बताइएगा, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं हिंदी मेरा बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन नॉलेज है, जितना भी बताना चाहिए आप सब लोगों को मैं जान लगा के पढ़ाऊँगा और आप लोगों का सपोर्ट ज़रूरत है मेरे को। अगर आप लोगों को पसंद है तभी कमेंट करिएगा, अगर नहीं तो अगर रेस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा कमेंट सेक्शन में तो मैं खुद ही बंद कर दूंगा पढ़ाना, है ना। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और मेरा ये लेक्चर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों का कोई दोस्त का भी काम आ सकता है तो बिल्कुल उनको शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।